बात करते हैं, सेक्शन 8A कहता है कि जो धारा 3 है जिसमें हमने कहा कि दहेज लेना है ना, या धारा 4 जिसमें हम दहेज की मांग के बारे में बताते थे, के तहत जो आरोपी बनाया गया है उसको अपने आरोपों की, भाई मैं निर्दोष हूँ, अगर वो ऐसा है तो उसको अपने आरोपों को निरापराध साबित करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही उसको सबूत लाने पड़ेंगे। ठीक है जी। एक है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डीपीओ को पुलिस ऑफिसर की पावर दे सकता है। डीपीओ बोले तो डीपीओ होता है हमारा डॉवरी जो प्रोहिबिशन ऑफिसर, मतलब जो जहाँ भी दहेज वगैरह जो लिया जा रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको हम डीपीओ बोलते हैं। और इसको पुलिस ऑफिसर की जो पावर क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई केस हुआ, उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर ना हो साथ में तो कोई किसी के घर में नहीं घुस सकता। एकमात्र पुलिस ऑफिसर ही ऐसे होते हैं जो किसी के घर में जो है जाकर के छानबीन करवा सकते हैं, है ना। तो फिर है सेक्शन 8B की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, मतलब जो डीपीओ जो अभी मैंने बताया था कौन था, तो इसके बारे में बताया गया कि डीपीओ होता कौन है, कौन इसको अपॉइंट करेगा। तो भैया डीपीओ को जो है राज्य सरकार अपॉइंट करती है, कितने, जितने चाहे, है ना। कि मतलब मान लो एक क्षेत्र थोड़ा बड़ा है उसमें 10 डीपीओ की जरूरत है तो 10, 15 है तो 15, जितने मतलब क्षेत्र के हिसाब से जरूरत है उतने डीपीओ नियुक्त कर सकती है। डीपीओ के कार्य और पावर की व्याख्या कहाँ की गई, सेक्शन 8B में की गई है। एक्ट के प्रोविजन का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है, ये भी डीपीओ ही देखता है कि भाई ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ये लागू हुआ भी है, ये आपके क्षेत्र में, मतलब कि ऐसा तो नहीं है खुलेआम दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है ना। तो ये चीज़ है। और 8B में एक बताता है कि दहेज के लेन देन या अबैट, मतलब प्रेरित करना, प्रतिषेध करना को यथासंभव रोक रोक सके, है ना। तो ये किसका काम है, ये भी डीपीओ का काम है। और क्या है कि अगर कहीं पे दहेज लिया गया है या कोई सस्पेक्ट है, उसके अगेंस्ट जो एविडेंस इकट्ठे करेगा वो भी कौन करेगा, डीपीओ करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का कार्य क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कार्य होगा वो कौन करेगा, डीपीओ करेगा। ठीक है जी। अब डीपीओ की हेल्प के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक सलाहकार समिति या एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकती है, जिसमें मैक्सिमम 5 मेंबर होंगे, और 5 मेंबर में कम से कम 2 कौन होंगी, महिलाएं होंगी। मतलब 5 मेंबर का जो बोर्ड बनेगा डीपीओ की हेल्प के लिए उसमें 2 तो महिलाएं होना अनिवार्य है। उसके बाद में है सेक्शन 9, नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 9 में जो है बताया गया है कि जो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है इसमें नियम कौन बना सकता है। तो इसमें मेनली जो नियम बना सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एक्ट के रिलेशन में जितनी भी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ को छोड़कर। अब कुछ छोड़ करके क्या है, तो सेक्शन 10 में बताया गया है कि डीपीओ जो है वो केवल डीपीओ ही एकमात्र ऐसा है जिसको राज्य सरकार का मतलब नियंत्रण है, या राज्य सरकार उसके ऊपर नियम बनाएगी। बाकी सभी नियम कौन बनाएगा, आपका केंद्र सरकार बनाएगी। तो भैया हमने ये 10 सेक्शन पढ़े हैं। कि पहला सेक्शन हमने क्या बताया, कि पहले सेक्शन में बताया, पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ये कब से लागू हुआ, है ना। पारित करने की बात करें तो 20 मई 1961 थी। लागू की बात करें तो 1 जुलाई 1961 है। इसमें अध्याय नहीं होते, सेक्शन 10 होते हैं, है ना। और फिर दूसरा है कि जो सेक्शन 1 है वो क्या बताता है, संक्षिप्त नाम बताता है कि भैया इसका नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, विस्तार संपूर्ण भारत में। सेक्शन 2 कहता है कि भैया परिभाषा क्या होगी इसकी, तो परिभाषा है कि दहेज का मतलब क्या है, कि संपत्ति, कोई भी चल या अचल संपत्ति, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति, ये सब चीज़ें हों तो ये सब दहेज में आती है। दहेज कब, कैसे और कौन लेता देता है, तो विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद जो होगा वो दहेज लिया जाएगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मैनर में लिया जाता है। कौन लेता है, या तो दूल्हे के मिलने वाले पक्षकार, या फिर दूल्हे के माता पिता दूसरे, है ना, या फिर कोई रिश्तेदार ले सकता है, या जो बिचौलिया कह देते हैं हम वो ले सकता है। सेक्शन 3 फिर कहता है भैया, हाँ एक चीज़ है कि मेहर जो है वो कभी भी दहेज के मामले में नहीं आती। जो मेहर होती है मुस्लिम परिवार जो देते हैं, मुस्लिम परिवार का वर पक्ष का जो पिता वधु पक्ष को देता है, वो हमारी कभी दहेज में नहीं आती। सेक्शन जो 3 है वो दंड के बारे में बताता है कि दहेज लोगे या दोगे तो 5 साल की जेल और 15,000 या दहेज के बराबर का दंड है। सेक्शन 3 में ही बताया गया कि दहेज क्या नहीं होगा, कोई भी ऐसी भेंट जो मेनली कोई वस्तु जो बिना मांगे वधु को या वर को मिले तो उसे दहेज नहीं कहते हैं। सेक्शन 4 कहता है कि दहेज मांगने के लिए शासित या पेनल्टी, है ना। ये तो दहेज लेने के लिए तो हो गए भैया कि 5 साल कम से कम जेल और 15,000 या दहेज बराबर रुपया। अगर मांगते हो, मतलब दहेज मांगते हो और कोई कह दे जी ये तो दहेज मांग रहे हैं, तो 6 से लेकर के 2 साल तक की जेल है और 10,000 तक का जुर्माना है।
सेक्शन 4 है विज्ञापन पाबंदी लगाता है। कोई भी यूट्यूब, फेसबुक वगैरह या किसी भी चीज़ पर कोई विवाह को लेकर संपत्ति, दान, धन ये सब देने के ऊपर लालच देकर के शादी करने का कोई प्रलोभन नहीं दे सकते। ये सब बैन है। अगर ऐसा करने पर पकड़े जाते हो तो 6 माह से लेकर 5 साल तक जेल है, 15,000 रुपये जुर्माना है। सेक्शन 5